नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। जांच के चक्कर में क्या जाएगी जान? जी हां, बुलेटिन की शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कोरोना काल में दिल्ली की बदहाल स्वास्थ्य सेवा की बात करेंगे। 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का बेटा रो रो कर गुहार लगाता रहा। कई बार अधिकारियों से बात भी की इस बेटे ने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्या हुआ था? बुजुर्ग की मौत हो गई। मेडिकल स्टाफ कोई नहीं, मेरे फादर ये पड़ा हुआ है। बताइए 12 बज गया। देखिए, इस शख्स की कोई सुनवाई नहीं है। शव ले जाने को कोई तैयार नहीं था, जबकि बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि तक नहीं हुई थी। संदिग्ध थे, पुष्टि नहीं हुई थी। मृतक का बेटा जो है वो एनडीएमसी का कर्मचारी है। उसका वीडियो सामने आया है जिसमें वो रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी बयान कर रहा है। दिखा रहा है कि ये देखिए, मेरे पिताजी यहाँ पर हैं, उनको लेने कोई नहीं आ रहा है। हालांकि वो उनमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। और देखिए, जब सरकार की तरफ से कोई इंतजाम ना हुआ तो उसने खुद अपने स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर, अपने स्तर पर लोगों को बुला करके अपने पिता का जाकर दाह संस्कार कराया। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। दिल्ली में लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार के ऊपर कई सारे सवाल हैं। और देखिए, कहानियां इतनी हैं दिल्ली की कि उनका अंत नहीं है। एक और दास्तान आपको सुनाते हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई। 75 साल के बुजुर्ग मोतीराम गोयल हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन यहां लापरवाही के चलते वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। परिवार की मुश्किल तब ज्यादा बढ़ गई जब अस्पताल ने डेडिकेटेड अस्पताल ना होने की वजह से कोरोना का इलाज करने से मना कर दिया। घर वालों ने ऐप में बेड की उपलब्धता देखकर कई सरकारी निजी अस्पतालों में संपर्क किया, लेकिन कहीं पर उन्हें बेड नहीं मिल पाया। ये ऐप जानते हैं कौन सी है? ये ऐप दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों के लिए बनाई है, ताकि दिल्ली वालों को दर दर भटकना ना पड़े। ऐप के जरिए उन्हें पता चल जाए कि कहाँ बेड खाली है। और यही देखकर परिवार ने अस्पतालों के साथ संपर्क किया, लेकिन अस्पताल ने कहा कि बेड नहीं है। दिल्ली के तमाम नामी अस्पतालों ने भी एडमिट करने से मना कर दिया। परिवार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईमेल भेजा, खुद ट्विटर पर अपील की, केंद्र और दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पाई। जब कई अस्पतालों में धक्के खाने के बाद भी बेड नहीं मिल पाया तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई हो पाती उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इलाज ना मिलने से मोतीराम की मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई है उसके पोते अनिकेत और वकील ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। हाई कोर्ट में पिटीशन डालने का सोचा, जो कि हमारे वकील आरपीएस भाटी ने फ्री में डाली, और लेकिन कोर्ट भी फेल हो गया हमारी सुनवाई करने में, क्योंकि उन्होंने जिस दिन का डेट दी हियरिंग के लिए, तब तक मेरे दादाजी नहीं बचे थे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी भी सरकारी और किसी भी नेता के भाषण पे ना जाएं, क्योंकि सारे झूठ बोलते हैं। कोई बेड खाली नहीं है किसी अस्पताल में, किसी भी जगह कोई फैसिलिटी नहीं है। और सिस्टम में खराबी है कि अगर आपको कोविड-19 हो या कोविड-19 ना हो तो लेकिन तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर तुम अस्पताल जाओगे तो तुम्हारा कोविड-19 हो सकता है, जो कि हमारे 5 तारीख को मेरी हियरिंग हो गई है। जैसा को भी हमने रिक्वेस्ट करा और बताया कि पेशेंट की डेथ हो गई हियरिंग होने से पहले। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी कोर्ट से कि इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज जो पिटिशनर है उसकी सुनवाई सेम डे हो जानी चाहिए, ताकि उसको रिलीफ मिल सके और उसकी जान बच सके। इस मामले में जज साहब ने भी कहा है कि मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि कोर्ट के प्रोसीजर में ऐसा कुछ प्रोविजन हो जाए कि सेम डे मेडिकल इमरजेंसीज का जो है सुनवाई हो सके और डायरेक्शंस दी जा सके। देखिए, आगे और दर्द भरी कहानियां हम आपको दिखाएं, उससे पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं। ये सभी कहानियां दिखा के हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि न्यूज नेशन का मकसद सरकार को जगाना है, सरकार को बताना है कि किस तरह से जब इलाज के लिए बाहर अस्पताल कोई शख्स जाता है तो उसे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को सचेत करना हमारा मकसद है। अब देखिए, ऐसी ही दर्द भरी कहानी एक और परिवार की है। आपको दिखाते हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित है, लेकिन उसके परिवार को भर्ती करना तो दूर, टेस्ट तक नहीं हो पा रहा है।
दिल्ली के मौजपुर के रहने वाले आशीष जैन के पिता और बड़े भाई पहले से ही कोरोना पीड़ित हैं। इस बीच उनकी पत्नी भी कोरोना के लक्षण उनकी पत्नी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में किसी भी अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहा है, किसी भी अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक मेरी वाइफ का टेस्ट नहीं हुआ है। मैंने जिस दौरान अपने फादर को भेजा था, अगर उस वक्त कोरोना का टेस्ट किया जाता तो शायद स्थितियाँ यहाँ तक नहीं होती। अभी मुझे धीरे धीरे करके मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। मैं लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर लगा चुका हूँ। कल रात को मैं अपनी वाइफ को लेके इमरजेंसी में गया था, जो कोरोना पर पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जो दिशा घाट में है, दिल्ली सरकार का है। वहाँ हम लोग रात में लाइन में लगे, वहाँ पहले कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद हम जब वहाँ तक पहुँचे तो हमें डॉक्टर ने कहा कि आप पहले अपने फादर इन लॉ की रिपोर्ट आने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम कुछ देखते हैं। हमने कहा आप बाहर से टेस्ट लिख दीजिए। उनका कहना था कि हम असमर्थ हैं। तो आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। इस वक्त दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरविंद का मैं रुख करती हूँ। अरविंद, ये क्या हो रहा है? दिल्ली की स्थिति इतनी भयानक, ये वही दिल्ली की सरकार है जो लगातार जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन 2 के बाद ही कहना शुरू किया था दिल्ली सरकार की तरफ से, हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारे अस्पताल तैयार है, तैयारियां हो चुकी है। क्या ये तैयारी है? बिल्कुल ज्योति, ये जो तमाम कहानियां हैं, ये जो तमाम स्टोरीज हैं, ये दर्शाती हैं कि क्या इस वक्त दिल्ली के हालात हैं और निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिस फैमिली की मैंने स्टोरी की, 80 साल के वो बुजुर्ग थे, उनका जो पोता है उसने ट्विटर पर लगातार अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई। उनका ये कहना है कि सीएम को ख़त लिखा, और दिल्ली सरकार का जो ऐप है उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किए। इसमें बताया गया कि कैसे अस्पताल में दिखाया गया कि इस अस्पताल में इतने इतने बेड उपलब्ध हैं, और उन्होंने जिन जिन अस्पतालों से बात की उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के खुद जाकर के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं मिल पाया। तो उसके बाद जब तक मामला हाईकोर्ट आता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो इस तरह की बहुत सारी दुखद कहानियां हैं और ये दर्शाती हैं कि किस वक्त दिल्ली किस माहौल से गुजर रही है और राजधानी की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस कदर चरमरा गई है। ठीक है अरविंद, हमारे साथ आशीष जैन खुद जुड़ गए हैं। आशीष के परिवार के सदस्य जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आशीष, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, इत्मीनान से आप बताइए कि जब आप दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बता करके और लोगों तक ये जानकारी आपके ज़रिए पहुँचे कि किस तरह की दिक्कतें उनको हो सकती हैं। आपको क्या दिक्कत हुई जब आपको पता चला आपके परिवार आपके पिता, आपके भाई कोरोना पॉजिटिव है, अब आपकी पत्नी में लक्षण पाए गए हैं कोरोना के, तो क्या अभी तक उनका टेस्ट हो पाया आपकी पत्नी का? जी मैम, मैं देखिए पूरी जो कहानी है ये पूरे 8 दिन पहले की है। 8 दिन पहले मेरे जो पिता हैं उनको बुखार आया, और जो मेरा जो भाई है उसको बुखार आया था। मैंने उनको कहा कि आप पीसीएम ले लीजिए। हमने जो हमारे जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने हमको कुछ दवाइयाँ दी, उसके बाद भी उनको फीवर नहीं उतरा। जब ये 1-2 दिन बाद हो गया तो मैंने कहा कि आप जीटीबी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर कोरोना का मैंने सुना है वहाँ टेस्ट होता है। ये लोग वहाँ पर गए, बाइक से गए थे क्योंकि संभव वही था। तो ये वहाँ पर गए, वहाँ पर एक लंबी लाइन थी। प्रोसीजर है उनका कि आपको लाइन में लगकर पहले आपको एक पेपर डॉक्यूमेंटेशन कराना है, उसके बाद आपको एक डॉक्टर की लाइन है, उसके बाद एक टेस्ट की लाइन है। मेरे फादर ने ये सब कुछ पूरा प्रोसीजर अपनाया। एक लंबी लाइन के बाद जब वो हाफ रहे थे, जब मेरे फादर और मेरे भाई जो उस वक्त मुझे लगता है कि शुरुआती दौर पर रहे होंगे कोरोना के, और वो जब वो लाइन तक पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरे फादर ने बताया कि उनको दिक्कतें हैं, उनको फीवर है, लगातार खांसी आ रही है, और उनको अब सांस लेने में दिक्कत आ रही है। यानी सभी लक्षण वो थे जो कोरोना के बताए गए थे। हमने कहा कि आप प्लीज इनका टेस्ट कीजिए। उन्होंने बोला टेस्ट हम नहीं करा सकते। मैंने बोला आप एक काम कीजिए, आप अगर नहीं कर सकते, क्योंकि नियम के अनुसार आप अगर हमको टेस्ट लिख के देंगे तो हम बाहर जाके उसको करा लेंगे, हम समर्थ हैं उसको कराने में। उन्होंने कहा कि ये हमारी छवि पर एक गहरा वो होगा, इसलिए हम नहीं कर सकते, आप पीछे चले जाइए। जीटीबी का एक कोरोना का एक डेडिकेटेड एक वार्ड है जहाँ स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं उनके पास हम गए। उनका कहना था कि ये संभव हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, आप अभी इंतजार कीजिए, ठीक है। हमें 3 दिन बाद का वक्त दिया गया। इसी बीच मेरे घर में क्या हो रहा था कि जो मेरी वाइफ हैं
उनकी जो सूंघने की जो क्षमता है और जो टेस्ट बड्स होते हैं, जो हमारे जो स्वाद को पहचानने की क्षमता होती है, वो अचानक से खत्म हो रही थी। धीरे धीरे करके उनका बुखार बढ़ने लगा। मैंने खुद बात करके आपस में डॉक्टरों से, तो मैंने उनको पीसीएम दी, उनका बुखार तो उतरा, लेकिन उनकी सूंघने की क्षमता अभी तक लौट के नहीं आई है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अब से कुछ वक्त पहले मैंने मेरी वाइफ का और मेरी मम्मी का वो टेस्ट हुआ है, लेकिन जो चक्कर हम लोगों ने काटे हैं इस पूरे दौरान, मैं 2 दिन तक लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, केंद्र सरकार में डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था। तकरीबन 10-12 में ट्वीट कर चुका था, उनको ऑफिशियल मेल कर चुका था। मुझे किसी बंदे ने, किसी भी व्यक्ति से मुझे अगर एक भी आश्वासन मिला होता कि हम आपके साथ हैं, कि आप घबराइए नहीं। फिलहाल जो सबसे गहरा संकट मेरे परिवार पर वो ये है कि मेरे घर में फिलहाल हम लोगों ने, मेरे फादर जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, मेरा भाई उससे ऊपर वाले फ्लोर पे है। दोनों अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब नहीं है। मेरे भाई के चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक है। दिल्ली सरकार की ओर से 2 लोग हमारे घर पे आए थे, 2 लेडीज थी, उनका कहना था हम दवाइयाँ आपको नहीं दे सकते, ठीक है, आप घर में रहिए बस। यानी दिल्ली सरकार की ओर से हमें कुछ भी नहीं दिया गया कि अगर पेन हो तो ये लीजिए, आपको अगर वोमिटिंग हो तो ये लीजिए। मतलब टोटल एक जो कहते हैं सिस्टम का कोलैप्स होना। हम तमाम जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, मेरे पास उनके पेपर्स हैं कि हम जा रहे थे, हमको रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि बतौर एक नागरिक मेरा हक था मैं अपनी सरकार से सवाल पूछूं। मैं आरोग्य सेतु के जरिए मैं बात कर रहा था कस्टमर केयर पे, लेकिन सबका यही कहना था कि टेस्ट संभव नहीं। मैंने एक निजी लैब पर फोन किया, उन्होंने मेरा टेस्ट बुक किया, लेकिन उन्होंने मेरा टेस्ट बाद में कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि दिक्कतें हैं। ठीक है आशीष, आपसे बात करने का मकसद ये था कि आपके जरिए जो दिल्ली वालों की दास्तान है ये कम से कम सरकार के सामने आए और एक आम नागरिक होने के नाते कितनी दिक्कत हो सकती है इससे हम सरकार को अवगत कराएं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन आपको इस बीच बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सभी अस्पतालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो अस्पताल मरीजों का इलाज नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की निजी अस्पतालों को ये चेतावनी, जरा आप भी सुनिए। ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। देखिए ये सच्चाई है कि कोरोना की इस महामारी के वक्त में भी जो दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हैं वो पैसे कमाने की जुगत में हैं। लाखों रुपए लोगों से कोरोना के इलाज के नाम पर लिए जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री की इस चेतावनी का असर होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब आपको बता दें, बात गाजियाबाद की करेंगे। गाजियाबाद से भी एक ऐसी कहानी सामने आई है। गाजियाबाद के कोड़ा की निवासी महिला 8 महीने की गर्भवती थी। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिवार वाले रात भर इलाज के लिए सड़क पर इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन गर्भवती महिला को कई अस्पतालों ने एडमिट करने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महिला ने चलती एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। और ये बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों ने भी महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया। देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, लेकिन इलाज के अभाव में सामान्य बीमारियों से मरीजों की मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीमार को इलाज की सुविधा तक नहीं मिल रही है। ये देखिए, अब परिवार मातम मना रहा है। कौन देगा इसकी जवाबदारी? किसकी जवाबदेही बनती है? कौन है इसका जिम्मेदार? पीड़ित महिला के पति ने न्यूज नेशन को अपनी आपबीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे वो रात भर इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं पर किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया उनकी पत्नी को। सुनिए जरा इनकी आपबीती। पहले अपनी वाइफ को ईएसआई लेके थे, ईएसआई वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया, मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया,
लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देखिए, गाजियाबाद में गर्भवती महिला की मौत के मामले में प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन हम लगातार उन सभी प्राइवेट अस्पतालों के पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर पीड़ित ने आरोप लगाया, लेकिन अभी तक इन सभी अस्पताल ये बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। जब न्यूज़ नेशन ने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। न्यूज़ नेशन संवाददाता की रिपोर्ट जरा देखिए। हम इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कल भी वो पीड़ित परिवार आया था अपनी उस महिला को लेकर जो कि गर्भवती थी 8 महीने की, और इन्होंने भी उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बड़ी बात यह है कि यह अस्पताल कोविड-19 पेशेंट का भी इलाज कर रहा है, सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है। अब हम यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर हम अस्पताल के मौजूद हैं, सीधे यहाँ से अंदर जा नहीं सकते, इसलिए हम पहले अस्पताल के जो पीआरओ हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं। हालांकि खबरें ये मिल रही हैं कि पीआरओ साहब फ़ोन उठा रहे हैं। फिलहाल हमने उनको फ़ोन लगाया है, देखते हैं क्या होता है। बेल जा रही है। फ़ोन नहीं उठा है। ये शारदा हॉस्पिटल के पीआरओ का नंबर है। सुबह भी हमने कई बार ट्राई किया, तब भी उनका फ़ोन नहीं उठा था। इसी चौखट से और देखिए, मनीष चौरसिया इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, हम देख रहे थे कि आप पूरी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, अभी तक क्या आपको जवाब मिला? देखिए, प्रशासन भले ही कितना भी लापरवाह क्यों ना हो, अपनी जिम्मेदारी क्यों ना समझता हो, न्यूज़ नेशन इस बात को समझता है कि किसी भी स्टोरी में सभी लोग जो हैं, जो सभी पक्ष हैं, उनकी बात आनी चाहिए। इसीलिए हम सभी अस्पतालों को सुबह से ट्राई कर रहे हैं। 3 अस्पताल हम होकर आए हैं, शारदा अस्पताल हो, जिम्स हो या फिर फोर्टिस अस्पताल हो। शारदा और जिम्स के पीआरओ ने फ़ोन नहीं उठाया है, जिम्स के डायरेक्टर ने फ़ोन नहीं उठाया है। हम खुद वहां पहुंचे, बाहर से हमने फ़ोन किया, लेकिन इन दोनों ही लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। बड़ी बात ये कि इन 7 अस्पतालों में ये 2 वो अस्पताल हैं जो कि कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा ये पहले से ही फुल फ्लेज एक अस्पताल चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उस महिला के इलाज की सारी सुविधाएं मौजूद थी, प्लस एक कोरोना पेशेंट का इलाज एहतियात बरतते हुए कैसे किया जाता है, ये सारी सुविधाएं भी वहाँ मौजूद थी। मतलब वहाँ से उस महिला को वापस भेजने का कोई मतलब होता ही नहीं है, चाहे वो कोविड-19 हो, कोविड-19 पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। जो फोर्टिस हॉस्पिटल है, उन्होंने अभी कहा है कि वो अपना बयान कुछ ही देर में लिख कर जारी करेंगे। उनके बयान का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि कोई भी अब सामने आने से बच रहा है। हालांकि डीएम साहब के घर के बाहर हम मौजूद हैं। कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की, वो कमेटी रिपोर्ट कब तक देगी उसकी डेडलाइन तय नहीं की गई है। इसके पहले आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जब हम आपको स्टोरी बता रहे हैं ना, तो शहर बदल रहा है, तस्वीर वही है, लापरवाही वैसी की वैसी ही है। मुंबई से भी एक खबर आई है। मुंबई के नजदीक ठाणे के मुब्रा इलाके में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला को अस्पताल में इलाज ना मिलने से उसने ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दिया है। घटना 25 मई और 26 मई की है। मुंब्रा की रहने वाली 26 साल की आसमा मेहंदी को लेबर पेन होने लगी। आसमा के परिवार ने इलाज के लिए इलाके के 3 अस्पतालों के चक्कर लगाए, पर तीनों अस्पतालों ने ही इस गर्भवती महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते आसमा ने दम तोड़ दिया। अब इस मामले में मुंब्रा पुलिस ने 3 अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने इन दोनों गर्भवती महिलाओं को अपने अस्पताल में दाखिल करने से मना किया। कार्रवाई होगी, कमेटी बिठा दी जाएगी, लेकिन व्यक्ति की जान तो चली गई। आप देख रहे हैं कि हालत कैसी है। शहर बदल जाएगा, कहानियां वही रहेंगी, भले वो दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मुंबई हो, और ना जाने क्या क्या कितने शहर इसकी जद में हैं, कितने लोग भुक्तभोगी हैं। मुंबई से हमारे साथ शैलेश जुड़ गए हैं। सीधे शैलेश का रुख करते हुए शैलेंद्र जुड़ गए, माफ कीजिएगा। शैलेंद्र, बताइए, अस्पतालों की तरफ से क्या कोई जवाब मिला? देखिए, आसमा की बात करें तो आसमा की मौत के बाद मामला जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ और
मुंब्रा पुलिस ने इस आसमा के मामले में माफ़ करिएगा 2 अस्पतालों पर मामला दर्ज किया है। एक है प्राइम क्रिटिक केयर हॉस्पिटल मुंब्रा का और दूसरा हॉस्पिटल है बिलाल हॉस्पिटल। सबसे पहले हमने क्रिटिक केयर हॉस्पिटल का रुख किया और वहाँ पर जानने की हॉस्पिटल का पक्ष जानने की कोशिश की और अस्पताल के पीआरओ से हमारी बात हुई। अस्पताल के पीआरओ ने साफ तौर पर कहा कि मामला ये जो 26 तारीख का बताया जा रहा, 25 और 26 तारीख का, दरअसल वो महिला जो है 23 तारीख को आई थी, लेकिन कोविड-19 के उसमें लक्षण पाए गए थे, तो प्राथमिक उपचार के साथ साथ उसको कुछ दवाइयाँ दी गई थी और उसके बाद महिला को कोविड-19 वाले अस्पताल में जाने को कहा गया था और उसके बाद से 25 और 26 वाले दिन वह महिला अस्पताल नहीं आई थी। लिहाजा इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों का स्टेटमेंट भी लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी अस्पताल ने मुहैया कराया है पुलिस स्टेशन को। ये जानकारी जो है वो अस्पताल के पीआरओ की तरफ से दिया गया। दूसरा मामला जो है वो बिलाल अस्पताल का है। जी, बिलाल अस्पताल के जो आरएमओ थे उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सिर्फ 4 बेड अलॉट हुए हैं कोविड-19 के लिए, लिहाजा चारों बेड फुल थे, तो ऐसे में वो महिला का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने भी महिला को कोविड-19 अस्पताल जाने के लिए सलाह दी थी। ठीक है, यानी कि जो अस्पताल हैं वो अपना पूरी तरह से पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं और कोई भी अस्पताल अपने ऊपर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही तय करने की बात नहीं कर रहा। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अपना खास तौर पर ख्याल ज़रूर रखिए। और साथ ही आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपने कहा, अपना आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, ये जो दर्द भरी कहानी हमने आपको दिखाई है, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाने के लिए, ताकि सरकार सचेत रहे और सरकार उन बातों पर ध्यान दे जो आम लोगों के लिए, हम सब के लिए बेहद जरूरी है।